मैं सीधा डायरेक्टली एक चिंता देने वाले सब्जेक्ट पे आना चाहता हूँ। हमें पता है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वॉर चल रही है, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्या हो रही हैं। पर इंडिया के संबंध में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो काफ़ी मीडिया रिपोर्ट कर रही है, वो ये है पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और आईएसआई अटेम्प्ट कर सकता है टेररिस्ट को इंडियन साइड डालने के लिए, क्योंकि जब-जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनल चैलेंजेस होते हैं, उसके तो वो हरकत करने की ऐसी कोशिश करता है कि वो सारा ध्यान भारत पे ला पाए, कि वो भारत की तरफ लोगों को डाइवर्ट कर पाए, कि वो अफ़गानिस्तान को बोल पाए कि भैया हमें तो लंबी जंग लड़नी है, जिहाद लड़ना है, तुम हमारे बिरादर मुल्क हो, बलूचिस्तान में कर पाए। तो ये जब रिपोर्ट आई तो मैंने रीच आउट किया कर्नल रैना को और उनसे मैंने जानना चाह रहा हूँ, मैंने उन्हें काइंडली टाइम दिया, वो जुड़ गए हैं कि सर ये हिस्टोरिकल भी रहा है, तो ये जो इंटेलिजेंस इनपुट है, टाइम टू टाइम हमारे को आती भी रहती है, पर इस सिचुएशन में काफ़ी गंभीर हो गई है। तो क्या है पाकिस्तान और कितना सीरियसली ले रहे हैं पाकिस्तान का ये अटेम्प्ट हो सकता है? अभी भी एक रेड फोर्ट पे तो हमने उसको फेल किया, पार्टली फेल किया, थोड़ा सक्सेस भी हुआ उस अटेम्प्ट में। तो क्या देख रहे हैं आप? क्या चल रहा है पाकिस्तान का? ये तो जैसे आपने कहा इश्करण जी की इनकी हिस्ट्री यही बताती है कि जब इनके घर में हालात काबू से बाहर जाते हैं तो ये भारत के ऊपर कुछ ना कुछ कारस्तानी करते हैं। बट आई थिंक पहले किसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि क्योंकि भारत से अभी थप्पड़ पड़ना तय है, हमारी तो डॉक्ट्रिन चेंज हो गई है, तो ये इन्होंने अफगानिस्तान से पंगा लिया। अदरवाइज़ अगर ये पुराने दिनों की बात होती तो इन्होंने हमसे सीधा पंगा लेना था, उनसे ले लिया। दूसरा तरीका इसको देखने का, इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का इनपुट का ये भी है कि ये जो महीना है मार्च का थोड़ा जल्दी हो गया। अदरवाइज अप्रैल ऑनवर्ड्स क्या होता है कि बर्फ़ पिघल जाती है पहाड़ों पे, और उस टाइम ट्रेडिशनली अप्रैल से लेके फिर इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। आजकल तो क्या है कि लोगों के पास इक्विपमेंट अच्छा है, क्लोथिंग अच्छी है, शूज़ वगैरह पहन के क्रैम्पॉन लगा के आकर विंटर्स में भी अटैम्प्ट करते हैं। लेकिन नंबर वाइज अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो हमेशा समर सीजन में, समर के ऑनसेट के बाद इनकी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये भाई रूटीन वाला इंटेलिजेंस इनपुट है। लेकिन मैं काफ़ी प्लेटफॉर्म पे इस पे बात भी कर चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान में इन्होंने जब पंगा लिया ध्यान बटाने के लिए अपने लोगों का, तो आगे से अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि भाई तुम मुसलमान होकर मुसलमानों को क्यों मार रहे हो। हम भी मुस्लिम और अफ़गान भी मुस्लिम, दोनों सुन्नी, दोनों देवबंदी, ऊपर वाले देवबंदी हैं, पाकिस्तान तो मिक्स है, तो क्यों मार रहे हो। तो वो उल्टा पड़ गया। ऊपर से अफ़गानों ने इनकी पिटाई कर दी, बॉर्डर पोस्टें तोड़ दी और नूर खान के ऊपर एक ड्रोन फेंक दिया। तो अभी जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है उसमें अभी आपने देखा कि सऊदीज़ ने इनके ऊपर बड़ा प्रेशर डाला, इसको बुलाया मुनीर को, और प्रिंस सलमान ने मिलने से मना कर दिया। पहले बुलाया फिर मना कर दिया। और जो डिफेंस मिनिस्टर था उसका भाई है सलमान का, उसने पूछा भाई वो क्या हुआ तेरा वादा, वो जो हमने पैक्ट किया था कि एक पे अटैक होगा दूसरा अटैक, तो तुम कहाँ हो। तो अभी इसने क्या किया है, फिर यहाँ से जो हम आई थिंक हमारे श्रोताओं को पता होगा कि भारतीय एयरफोर्स में हमारा एक एयरक्राफ्ट और एक पायलट 1:1 की रेशो है रफली। पाकिस्तान शुरू से ही 1:1.5 की रेशो मेंटेन करता है। एक जहाज 1.5 पायलट, दैट मीन्स 2 जहाज के बीच में 3 पायलट। ऐसा होना एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज मशीन नहीं थकती, इंसान थक जाता है। तो जब एक पायलट फाइटर पायलट सॉटी लेके जाता है दुश्मन के इलाके में लड़ने के लिए, जब वापस आता है 2 घंटे 1 घंटे जो भी फ्लाइट होती है बड़ी स्ट्रेसफुल होती है। उसमें मैनूवर करते हैं, एंटी ग्रेविटी आपने देखा होगा, जो कोबरा मैनूवर, जब जहाज उल्टा हो जाता है तो पूरा ब्लड बॉडी का उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इट्स वेरी टायरिंग। तो उसमें अगर आपके पास एक फ्रेश पायलट खड़ा है और जहाज लैंड हुँ, किया, तो जहाज को हुँ, तो वो तो मशीन है, उसको आपने हुँ, 5 मिनट में कूल किया, वो फिर से तैयार है। तो ये उनके हुँ, पास एडवांटेज रहा शुरू से। और क्योंकि ट्रेनिंग करने के लिए ना खर्चा बहुत होता है पायलट्स पे, पायलट बनाना जहाज को तैयार करने के बराबर ही पड़ता है। उनको हुँ, यूएसए का फुल छुट्टी मिली थी, ट्रेनिंग भी मिल रही थी, जहाज भी मिल रहे थे, तो उनका है। लेकिन इन्होंने इंटेलिजेंटली क्या किया, पैसे कमाने के लिए इन्होंने फिर वो अपने जो स्पेयर जो पायलट से सर्विंग, उनको आउटसोर्स कर दिया सऊदीज में, सऊदी अरेबिया में। हुँ, अभी वहाँ पे जो सऊदी आर्मी का जो ओवरऑल ऑपरेशन एडवाइजर है वो हुँ, पाकिस्तानी है, राहिल शरीफ, जो इनका पुराना चीफ हुँ, होता था। हुँ, तो अभी इनके F-16 के पायलट्स गए हैं सऊदी, और हुँ, जैकोबाबाद से इन्होंने कुछ रडार उठा के सऊदी अरबिया भेजी है। बेसिकली हुँ, अभी बात हो रही है डिफेंस की, कि सऊदी अरबिया के डिफेंस के लिए क्या वो पायलट वहाँ से जहाज लेके ईरान के अंदर जाएंगे, वो भी हुँ, देखना बाकी है। तो हुँ, कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर, जैसे आपने पहले डिफाइन कर दिया कि घर के अंदर आग लगी हुई है, अफगानिस्तान से आपको मार पड़ रही है,
आपका जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, जो आपको हर बार बेल आउट करता है और आईएमएफ के टाइम पैसे जमा कराता है और आपको बचा के रखता है, वो सऊदी अरबिया, वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अब हो क्या गया कि ईरान इसको देख रहा है एज अ हॉस्टाइल मूव। सऊदी किस लिए गए हो आप? उसका जो खमियाजा वो बाद में भुगतेगा, वो बाद में बात करेंगे। तो फिर ये सिचुएशन ओवरऑल ये बिल्कुल तैयार है कि उसको अभी कुछ ना कहीं कांड करना है। इस संदर्भ में देखेंगे तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो मायना रखती है, तो हमारा हो सकता है जी। एक बात आगे लेना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान 1.5 पायलट्स ट्रेन करता है और भारत 1 करता है, और इकोनॉमिक भी रीज़न है। और पायलट क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी ट्रेनिंग में इतना पैसा लगता है, जैसे आप बता रहे हैं, मुझे उससे याद आया माइकल शूमाकर जो फार्मूला 1 रेसिंग करता था। जी। अब दैट्स द क्लोजेस्ट टू फ्लाइंग फार्मूला 1 रेसिंग, ऑब्वियसली स्पीड्स बहुत अलग हैं, बट उस तरह से। तो मुझे बड़ा अभी भी याद है, मैंने उसका इंटरव्यू सुना जिसमें वो कह रहा था, मैं जिम में इतना टाइम देता हूँ अपनी नेक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि मेरी जब इतना झटके पड़ते हैं गर्दन ही ना उड़ जाए, तो वी हैव टू रियली वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग आवर नेक एंड दिस। जो मैं सुन रहा था, बहुत पुराना इंटरव्यू है, तो मुझे लगा जब जो चीज जो परफॉर्म कर रहा होता है उसको पता है क्या क्या चीजें उसके अंदर रिक्वायर्ड है। वैसे ही फाइटर पायलट्स की क्या क्या ट्रेनिंग है, क्या क्या स्ट्रेंथनिंग है। तो इट इज नॉट अ जॉब इन विच यू कैन इजीली बी ट्रेन्ड टू फ्लाई अ फाइटर पायलट कंपेयर टू द। तो भारत की कमी क्यों रखी हुई है भारत ने, और इस पे क्या हम कुछ काम कर रहे हैं, ये इस विषय का नहीं है, पर मैं थोड़ा उस पर जानना था। और दूसरा मैं ये कि अब जब सऊदी का प्रेशर है कि पाकिस्तान अपने पायलट्स वहां भेजे या रिसोर्सेज भेजे, उससे पहले ही अफगानिस्तान बलूचिस्तान में आग लगी पड़ी है, पर सऊदी को भेजना भी जरूरी है क्योंकि पैसे वहां से आते हैं। बिना वहां के पैसे के एंड में लास्ट रिजॉर्ट तो सऊदी होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी लोन लेके दे या कैसे दे देता है। तो हाउ डज पाकिस्तान नाउ मैनेज अ न्यू प्रॉब्लम ऑफ सऊदी अरेबिया, जो बहुत लोगों के दिमाग में नहीं है कि पाकिस्तान के लिए क्रिएट होगी उस डिफेंस पैक्ट के बाद? पाकिस्तान के लिए 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। एक ये हुई है कि बांग्लादेश से इसकी ग्रिप खत्म हो गई इन द सेंस कि जो ऑफिशियल सिस्टम में ये घुस चुका था, बांग्लादेश के जो जर्नल जिसने तैयार किए थे, जो भारत के खिलाफ बकवास करते थे, वो सारे हटा दिए गए नए गवर्नमेंट द्वारा। जमायतीज के लिंकेजेस हैं, उसमें टाइम लगेगा। तो एक उसको वहाँ सेटबैक भी लगा, इन एडिशन टू जॉब कह रहे हैं। सऊदी ने जब इनको बुलाया तो इन्होंने पहले ये टाल मटोल की, बोला कि देखो आपके ऊपर एक आधी मिसाइल कहीं गिरी है, इस पे वी शुड नॉट बी रिएक्टिंग। ये इन्होंने एडवाइस दिया कि छोटी मिसाइल गिरी है, कोई वो इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हम सबको पता है कि प्रेस का सेंसर लगा हुआ है, अदरवाइज नुकसान बहुत हुआ है वेस्ट एशिया में, हर कंट्री का, इसराइल का सबसे ज़्यादा हुआ है, वो बाहर नहीं आ रहा बिकॉज। तो सऊदीज ने कहा भाई नहीं, पैक्ट इज़ पैक्ट। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के परमाणुओं के ऊपर भी सऊदी की एक इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज बीच में बात चली थी कि अमेरिका ने बोला कि यार इनके पास परमाणु रखना सेफ नहीं है, तो इसको सऊदी में शिफ्ट कर देते हैं एज कस्टोडियन। फिर सुनने में आया था कि सऊदीज ने पैसे ऑफर किए, बिकॉज उनको और ईरान का शुरू से डर था, तो उनको हमें चाहिए। तो वो डील हुई या नहीं, शिफ्ट हुए नहीं हुए पता नहीं। तो इनको क्या किया, फिर एक स्मार्ट एक्ट खेला। अभी जो मुनीर गया तो एक लिस्ट लेके गया सऊदीज को, और उन्होंने कहा ऐसा है कि आप ये हमारी शर्तें थोड़ी मान लीजिए तो हम भेज देंगे। और शर्तें देखो, लोगों आप हंसोगे रोगे पता नहीं। सऊदीज इनके अकाउंट में पैसा रखते हैं हमेशा, कभी 2 बिलियन कभी 4 बिलियन, अभी 8 बिलियन चाहिए था इनको। तो 8 बिलियन मांगने गए थे, उन्होंने बोला था भेजो अपने फौज भेजो यहाँ पे। इन्होंने कि सऊदी की जो आर्मी है ना, फुट आर्मी, उसमें मैक्सिमम जो परसेंटेज तो मुझे पता नहीं है, बट आई थिंक मोर देन 70% ऑफ पाकिस्तानीज जो सऊदी अरब की फौज है रेगुलर। तो ये पैसे लेने के 8 बिलियन डालने हैं अकाउंट में, उसको देख के IMF वाला देता है। सऊदी जब भी इसको पैसे देते हैं ना पाकिस्तान को, ताकि IMF उसको गारंटी मान के अकाउंट में पैसे डाले, उस पर 4% इंटरेस्ट लेता है सऊदी पाकिस्तान से। तो एक सुन्नी देश दूसरे सुन्नी देश से इंटरेस्ट लेता है, जो कि हराम है इस्लाम में। तो इन्होंने कहा आप ऐसे करो, आप FD करो हमारे अकाउंट में। अभी मतलब FD मतलब फिर कि फिक्स डिपॉजिट है फॉर अ सर्टेन पीरियड, नॉट फॉर 6 मंथ्स और 1, क्योंकि वो सऊदीज पहले 1 साल के लिए देते हैं, फिर पीछे कर लेते हैं, फिर वो भी तंग प्ले मास्टर है। दूसरा इन्होंने कहा कि सऊदी अरबिया से हमें 10 अरब रेमिटेंस आती है सऊदी अरबिया से। तो आप ऐसा करो, हमारे जो पाकिस्तानी आपके वहाँ काम करते हैं, वो सारे का सारा पैसा जो घर भेजते हैं हमें नहीं भेजेंगे, आपको भेज देंगे। आप साल के शुरू में हमें 10 अरब दे दो। अभी मैं कह रहा हूँ, पहले कहा था हंसोगे कि रोगे पता नहीं। ये शर्तें लेके गया था, वहाँ मार पड़ी, डांट पड़ी। उन्होंने क्या, कोई मानेगा ऐसी शर्तें? आप भिखारी हो। सऊदीज ने तो इनके भिखारियों को वहाँ उठा उठा के बाहर फेंका है, मौलानाओं को वहाँ से उठा के बाहर फेंका है,
देखो और सर, उनके रेमिटेंस तो वैसे भी प्राइवेट सिटीजन की है, आप हाँ, कैसे, वो क्यों रिपे करेगा आपका सॉवरेन डेट? वो कह रहे हैं कि देखो वहां से जो फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है, तो आप ऐसा करो, आप अपनी करेंसी हमें पहले दे दो और उनसे लेते रहो किस्तों में, टाइप्स एज इफ तो आप देखिए इनका इतना इन्फ्लुएंस है सऊदीज का इनके ऊपर, कि जब उनका एक स्कैम हुआ था पीछे भिखारियों का, तो सऊदीज ने प्रेशर डाल के इनके पार्लियामेंट से कानून पास करवाया कि आज के बाद कोई भी पाकिस्तानी बाहर भिक्षा मांगने नहीं जाएगा। ये इनका पार्लियामेंट्री एक्ट है, किसी और देश में आपने सुना नहीं होगा। वो भी सऊदीज के इन्फ्लुएंस में हुआ था, तो प्रेशर पड़ गया। बिल्कुल जो आपकी सोच का जो था रीजनिंग हमने डिस्कस कर ली, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और ये 2 सेटबैक्स रिसेंट हैं, सऊदी और बांग्लादेश। तो ऐसी खसियाई बिल्ली जो खंबा नोचने वाली बात है कर सकती है, और ये सर टाइम भी बांग्ला ऐसा है जी। मैं बांग्लादेश का भी सेटबैक जानना चाहूंगा कि जो लग रहा था मोहम्मद यूनुस समय कि वो कौन से चाइना के जहाज सप्लाई करेंगे, रिश्ते करेंगे, तो जो नई सरकार आई है, हैज इट टेकन सम डिविएटिव स्टेप अवे फ्रॉम इट, सिग्निफिकेंट स्टेप अवे फ्रॉम इट, या अभी ठंडा है, या जो आप सेटबैक क्यों डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड इट? नहीं, यूनुस जो था वो तो अमेरिकन एजेंट था, और उसने अमेरिका से एक डील साइन की। चाइना, देखो चाइना को अमेरिका ने वहां से निकलवा दिया। वो हसीना को निकालने का जो पर्पस था, उसमें मेन चाइना ही टारगेट था। हम टारगेट हो गए बाई चांस। मेन उसने अमेरिका ने उनको वहां से निकालना था, बिकॉज भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में 2014 से बात चल रही थी कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे, सी पैक टाइप, चाइना से जोड़ेंगे। ये 2014 की बात है। और जब मैं अभी बात करता हूँ कि इसको गढ़वाल से दे दो, तो कुछ एनालिस्ट मेरे पे टिप्पणी कर देते हैं, बट उनको शायद ये नहीं पता कि जब शी जिनपिंग पहली बार आया था, ये मुद्दा डिस्कस हुआ था कि चाइना को सी की एक्सेस चाहिए। सी पैक जो है वो पाकिस्तान का आपको पता बंद हो गया, तो ये वाला भी बंद हो गया था। तो उसके बाद चाइना ने क्या किया, बांग्लादेश में पिछले 3-4 साल में बहुत इन्वेस्ट किया। मैंने आपके शो पे बताया था, $4.5 बिलियन उन्होंने उनकी सड़कों वुड़कों पर लगाया, बेसिकली तैयारी कर रहा था। और इतने में अमेरिका वहाँ पहुँच गया। और म्यांमार के साथ जो चाइना ने बना रखा था सी मैक, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो अमेरिका ने बंद करा दिया रेबल्स के थ्रू। तो चाइना का इन्फ्लुएंस अभी, चाइनीज एजेंसीज हैं, उनके पैसे भी लगे हुए हैं, काफ़ी सारे बांग्लादेशी चाइनीज चाइना में पढ़ते हैं, वो सब कुछ है। लेकिन यूनुस वाज वर्किंग फॉर अमेरिका। उसने एक फ़नी सा एग्रीमेंट साइन किया ट्रेड का, कि हम टेक्सटाइल आपको बेचेंगे और लोगे आप अमेरिका से रॉ मटेरियल, जो 30% महंगा पड़ेगा, वो आपको सब पता है। और उसने प्रेसिडेंशियल पावर्स का एक बिल पास कराया था जुलाई में, कि प्रेसिडेंट होगा उसकी ये पावर होगी, उसकी वो, मतलब अपने आप को एक सुपर स्ट्रांग प्रेसिडेंट बना रहा था, ट्रंप से भी ज़्यादा तगड़ा बांग्लादेश के अंदर। क्यों? सीएए का प्लान था कि ये इसको हंग असेंबली हुई, ये पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे, किसी पार्टी के क्लियर मैंडेट आएगा नहीं। जमात इस्लामी को प्रॉप किया हुआ था, एनसीपी को प्रॉप किया हुआ था, एनसीपी तो पिट गई, जमात इस्लामी की 77 सीट्स हैं। तो इन्होंने सोचा था उसके थ्रू हम इसको सदर रियासत बना देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। वो हुआ नहीं, उसके पैर वहाँ से उखड़ गए। उसके जब पैर जमे हुए थे, तो उसने क्या काम किया था, पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री एंट्री देनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान आईएसआई के ऑफिसर्स रिपोर्ट्स आ रही थी कि बांग्लादेश गए हैं। एलडीटी के कार्डर बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। और जब मैंने किसी के बारे में कुछ लिख दिया था, तो कोई मेरे को, आई नो कितने हज़ार लोगों ने ट्रोल किया, उसमें आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी थे, बाकी बांग्लादेशी थे। तो इनकी बहुत ज़्यादा सेटिंग हो गई थी। इनका डीजी फॉरेन इंटेलिजेंस जो है, फोर्सेस इंटेलिजेंस बोलते हैं बेसिकली, वो फॉरेन इंटेलिजेंस है, आईएसआई राइट, तो उसको डीजीएफआई कहते हैं। वो प्रो पाकिस्तानी था, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ प्रो पाकिस्तानी था, और ये जो चीफ है इनका, उसके खिलाफ काफ़ी सारी बातें हो रही थी। और ये चीफ ये भी खुश नहीं था कि अमेरिका को हमने अड्डा दिया है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश ने अड्डा दिया था अमेरिका को, ओपनली ये बोला था कि हम रोहिंग्या की हेल्प करेंगे, हम एक सप्लाई कॉरिडोर खोलेंगे। बेसिकली वो जो बर्मा के, जो म्यांमार के रेबल्स हैं, उनके थ्रू चाइना की पिटाई करने के लिए इन्होंने वहाँ अड्डा बनाया था। तो जमान जो है चीफ से सबके खिलाफ था। तो अभी क्या हुआ है, डीजीएफआई चेंज कर दिया गया, सीजीएस चेंज हो गया, और एक किस्म की सफाई हो गई है बांग्लादेश आर्मी के अंदर से। और जो पुलिस वाले मारे गए, 3,000-4,000 मारे गए थे शेख हसीना के प्रोटेस्ट में, उनके मारने वालों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। तो अंदर एक सफाई शुरू हुई है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जब जो पार्टी 20-25 साल बैन रही, कभी 1 सीट कभी 2 से, वो 77 सीट्स लेके आ गई, 1/3 पार्लियामेंट के अंदर। तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कल आपने देखा होगा, हमने यहाँ से कुछ 50,000 टन डीजल का बोला, तो यहाँ लोग भड़क पे कि वो हिंदुओं को मार रहे हैं। मैं आपके शो पे आई थी, हिंदुओं की बात कर चुका हूँ।
और मैं हमेशा कहता हूँ अपने इधर वाले हिंदू बचा लें पहले, वही काफ़ी है। बांग्लादेशी जो वहाँ रह रहे हैं वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं, उनको आने का मौका था, वो नहीं आए। नहीं, पर सोशल मीडिया से काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि हम तेल क्यों दे रहे हैं, हम क्यों अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप तो इसको जियो पॉलिटिकल किस लेंस से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि यहाँ आप, पे तो बहुत विरोध हुआ है। हाँ, क्योंकि हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं ना। अगर हम वापस जाएं, एक और ब्लंडर भी कहते हैं उसको, हमने आईपीकेएफ क्यों भेजी थी श्रीलंका में? क्योंकि अगर आई में हम आईपीकेएफ नहीं भेजते तो वहाँ पाकिस्तान आर्मी आईपीकेएफ टाइप भेजने के लिए तैयार थी। सीआईए और मोसाद वहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव था। तो हमारे पास वो गलत डिसीजन था, मैं मानता हूँ ओवरऑल गलत डिसीजन था। दूसरों की लड़ाई दूसरों के देश में जाके नहीं लड़ सकते, हमारे काफ़ी जानें गंवाई गई। लेकिन वो शुरू में, बाद में ज़्यादा उसको स्क्रू अप कर दिया गया। शुरू में इंटेंशन ये थी कि हमारे उपमहाद्वीप के बगल में कोई बाहर से ना आके बैठ जाए। आज आप बांग्लादेश को तेल नहीं दोगे, हमारा एक तो हमारा एग्रीमेंट है पहले ही, 1.5 लाख टन का हमें ऑलरेडी एग्रीमेंट है। तो अगर बांग्लादेश को आप तेल नहीं दे रहे हो और उसको चाइना ने तेल देना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है कल चाइना ने पूरी दुनिया में, जिसको कहते हैं ऑयल एंड वाटर, आजकल जो टर्म यूज होती है, काफ़ी सारे जहाज होते हैं दुनिया में जो घूम रहे होते हैं तेल लाद के, और दे आर लुकिंग फॉर हाईएस्ट बिडर। कल एक रिपोर्ट आई कि कल के दिन चाइना ने पूरे का पूरा 100% ऑयल एंड वाटर खरीद लिया है, सारे टैंकर बोले आ जाओ हमारे पास, पैसे लो। मैं ये मान के चलता हूँ कि 100% ना भी परचेज किया हो, 20, 30, 40% रह गया हो, 60, 70% परचेज किया है। इसका मतलब है कि हमें तंग करने के लिए या एक स्टेटमेंट देने के लिए चाइना अगर बांग्लादेश के आगे एक टैंकर भेज दे तो फिर हम कहाँ रहे? देखिए, इलेक्शन से पहले बात हो रही थी तो मैंने आपको कहा था कि हम वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। जब बड़ी यहाँ उतावलापन था तो मुझे क्लियर था पहले दिन से कि इलेक्शन के पहले हम कुछ नहीं करने वाले। और ये हाँ, आपने गवर्नमेंट, बहुत बार ही बोला हाँ कि कुछ नहीं हाँ, होगा। नहीं होगा। और ये गवर्नमेंट आके कॉपरेट कर रही है आज की डेट में। जब उसने आईएसआई के वहाँ से हटाए हैं, जमायतीस को हटाने में टाइम लगेगा। जो जमायतीस रिहा कर दिए गए थे, जिसको हसीना डाला, उनके द्वारा केस शुरू होने में टाइम लगेगा, और उसके अपने हैंडीकैप है, जमायती उसको चलने नहीं देंगे आसानी से। आज वो गवर्नमेंट कुछ भी करके हमारे साथ कॉपरेट कर रही है। कॉपरेशन का मतलब ये है कि एक जो खतरा हमारे ईस्ट से जो बड़ा ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ था, ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया, बट वहाँ पे एक एजेंसी है, बिकॉज हसीना ही थी जिसने उल्फा के, बीएलएफ के, इन सब के, इनके कैंप साफ करवाए थे हमारे वो साथ मिलके। तो हमारे पास, क्योंकि हम पूरी दुनिया को तेल सप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास अगर थोड़ी बहुत शॉर्टेज का खतरा आ रहा है एलपीजी का है, वो भी खतरा अभी है नहीं। डीजल पेट्रोल तो हमारे पास इतना है कि हम पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं। आज तो अमेरिका ने भी एक्नॉलेज। एलपीजी जी की रेगुलेशन तो शुरू हो गई है, जैसे हमारे ही हाई कोर्ट में जी अब मील्स नहीं मिल रहे, हॉट मील्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे ही कोल्ड स्नैक्स देंगे, वी आर एलपीजी का इश्यूज हैं, बट वो अभी टेम्पररी हैं, 1-2 दिन हैं या लॉन्ग बनते हैं, और वो वैसे बनेंगे तो पूरे वर्ल्ड में ही बनेंगे। वी आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो वी हैव टू इट। बट ये जो आपने बात करी, ये मुझे लगता है ऑडियंसेस को भी समझना पड़ेगा कि दो चॉइसेस थी, या तो हम बांग्लादेश तेल भेजें या ना भेजें। नहीं भेजते तो जो हमारी इन्फ्लुएंस है या लेवरेज है वो खत्म होती है, बिकॉज चाइना ऐसी अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश की मदद करने की छोड़ता नहीं। उस अपॉर्चुनिटी को रोकने का कोई वे है नहीं, शॉर्ट ऑफ हिटिंग अ टैंकर, वो तो मतलब पॉसिबल है नहीं। तो इफेक्टिवली आप अपना इन्फ्लुएंस जीरो कर देते इस समय पे, तो वो आपको रिटेन करना है। बाकी जो हिंदू का बांग्लादेश में हो रहा है, वो रिजॉल्विंग इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। ये शॉर्ट टर्म आपके हिसाब से जो सरकार कर रही है, यू एग्री विद द गवर्नमेंट पॉलिसी यस नो मैटर हाउ मच क्रिटिसिज्म दे आर गेटिंग। यस यस। उससे पहले प्याज गया था, आपको याद है? प्याज के ट्रक गए थे। इसी ये एग्रीमेंट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में। हम उस प्याज को रोक लेते, सपोज रोक लेते, बांग्लादेशियों को प्याज ना मिलता, उनकी प्रॉब्लम है। हमारे व्यापारी जो ट्रक लाद के खड़े थे, देखो, हमारा एक व्यापारी जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वो 10 लोगों को रोटी भी तो खिला रहा है। हमें अपने व्यापारियों से बड़ी खुंदक है, पता नहीं क्यों। हमें लगता है कि आप इनको निकाल के तो देखो, अदानी अंबानी सबको गायब कर दो, फिर देखो आप घर बैठ के चूल्हे कितने जलेंगे। तो हर बंदा, अभी देखिए अभी एक्सपोर्ट बंद हो रखा है बिकॉज ऑफ गल्फ। तो 3 दिन पहले चावल, एक दिन में चावल 1 क्विंटल पे 700 रुपये कम हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, अंदर सरप्लस हो गया। कहने को अच्छा जी, हाँ सस्ता हो गया, लेकिन जिस व्यापारी ने उसमें पैसे लगाए हैं, जिसने उसको भेजना था वो नहीं भेज पा रहा, उसको नुकसान देखो। फिर उसके जब एम्प्लॉयज़ फायर होंगे तो आपके घर में फिर तकलीफ होगी। तो कई चीज़ों को बड़े दूसरे एंगल से देखना पड़ता है। और तेल का तो क्लियर है, एनर्जी के बिना कोई देश चल नहीं सकता। हम नहीं भेजते तो किसी से मांगता, जो भी यहाँ आता वो हमारी इन्फ्लुएंस को घटाता है, स्पेशली जबकि नई सरकार है जो कि हमारे साथ, मैंने कहा, कॉपरेट कर रही है। सर, तो पर हमारे कई बार दोहरे मापदंड तो हो जाते हैं।
जैसे हम देखें, मुझे याद है जब दिलजीत की मूवी आई पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ, सबने गुस्सा दिखाया उस पे कि ऑपरेशन सिंदूर की बात क्यों आ रही है, और फिर हम ही बैठकर क्रिकेट मैचेस खेल रहे हैं। तो मतलब बीसीसीआई पैसा कमा ले और एक आर्टिस्ट जिसने पैसा लगाया बिफोर ऑपरेशन सिंदूर वो पैसा ना कमाए, तो ये कहीं पे तो हिपोक्रेसी है ही है कि हम क्यों या तो होता ना इंडिया क्रिकेट नहीं खेलेगी, अपार्थाइड में लोगों ने कहा कि हम भैया अफ्रीका के साथ नहीं खेलेंगे बिकॉज जो वो कर रहे हैं वो मानवता के खिलाफ है। वैसे जी ही जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में हमला करता है वो मानवता के खिलाफ है। बट जी ग्लोबल टूर्नामेंट है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, लटरम है पटरम है, हम खेल देते हैं, तो वो एक इफेक्ट आ रहा है सर। पर अभी ये बांग्लादेश से, क्योंकि ये तो जो झटके हैं, प्रेशर्स हैं सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश के, उसका जो रियल इशू वो है, आप कह रहे हैं अफगानिस्तान में हमला करके डाइवर्शन ऑफ अटेंशन है, पर अफगानिस्तान भी वापस हमला कर रहा है, नूर खान एयरबेस को लेके ये कर रहा है। तो व्हाट इज द सिचुएशन देयर, एंड इज पाकिस्तान, व्हाट लेवल ऑफ थ्रेट इज अफगानिस्तान टू पाकिस्तान? इरिटेंट, मेजर थ्रेट, सीरियसली डैमेज कर रहा है? क्योंकि मैंने आपका ईरान पे एक ट्वीट देखा जिसमें आप, मैं आऊंगा अभी उस पर, जिसपे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वॉर कैसे शुरू हुई, अब क्या हो रहा है, क्या हायरकी है, व्हाट लेसंस दे लर्न फ्रॉम इराक। तो हैज अफगानिस्तान लर्नड इट्स लेसंस, and is it, without having an air force, managing to tie up or do serious damage to Pakistan? देखिए, एक बात हम ये समझें कि जो तालिबान आज की है ना, ये वो तालिबान नहीं है जो बिल्कुल प्रो पाकिस्तान थी, जो 99, 92, 93, 94 में जो जिया उर के मरने के बाद खड़ी हुई थी। ये बदली है हमारे रिलेशन उनके साथ, और मच बेटर, और पाकिस्तान के साथ उनका रिलेशन बड़ा ख़राब हो रखा है। मिलिटरली ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज़ मच सुपीरियर फोर्स, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जैसे आपने खुद ही मेंशन किया कि जैसे इस एक देश के पास एयर फोर्स ना हो, कोई कंसिडरेबल एयर डिफेंस ना हो, क्योंकि आजकल की आधुनिक लड़ाई जो है वो एरियल लड़ाई ज़्यादा है। किसने वो दरा खैबर क्रॉस करके पेशावर कहाँ जाना आना वो दूर की बात है, तो डैमेज करने की जो कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान आर्मी की ज़्यादा है, और वो आज नहीं बड़े सालों से वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को जाके बच्चों को मार के आ जाते हैं। लेकिन जब आती है गुरिल्ला वॉरफेयर की बात, और जब आती है ड्यूरन लाइन के साथ लड़ने की, जो हिली है टोटल माउंटेनस एंड हिली, वहाँ पे जो पाकिस्तान की लोकल सुपीरियरिटी है वो कम हो जाती है। वो सेम आप देखिए जो चाइना और हमारे में फ़र्क है, चाइना हमसे पॉसिबली 1:5 टाइम्स उसकी मिलिट्री पावर और जो भी है, अब देखो उसकी गन्स फटती हैं जो वो अलग कहानी है, अदरवाइज नंबर वाइज एयरक्राफ्ट गन्स एवरीवेयर टेक्नोलॉजी वो हमसे 5 गुना ज़्यादा है। लेकिन जब लड़ने की बात आती है हिमालय के ऊपर, लद्दाख में, तो हमारे तो 20 शहीद होते हैं, लेकिन वो 70-80 को लेके जाते हैं साथ में खाली हाथों। तो एक जो कहते हैं ना लोकल, जब आप किसी चीज़ को स्कैन के नीचे रखते हो तो वहाँ पे जो कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान आर्मी और अफगान के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है जब ड्यूरन लाइन की बात आती है, क्योंकि वहाँ पे लड़ेगा कौन, लड़ती है इन्फेंट्री, और फेस टू फेस, और चाहिए हिम्मत। वो हैं गुरिल्ला वॉरफेयर एक्सपर्ट्स। वो जहाज को गिरा नहीं सकते, लेकिन जहाज के लिए वो ऐसा करते हैं, जहाज आता है तो वो ऐसे डिस्पर्स हो जाते हैं कि जहाज को टारगेट नहीं मिलता, तो गांव में जाके बच्चों को बूढ़ों को मार देता है। अगर इसको प्रोलॉन्ग करते रहोगे, आपको पता है जो ईरान में हुआ उसका एक ट्रायल पहले यहाँ हुआ था। ये हमारे दर्शक कई बार ना कई चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, पर हम लोगों को दिख जाती हैं बिकॉज हम इसमें घुसे हुए हैं। आज से 3 साल पहले पाकिस्तान में एकदम से करेंसी डिवैल्यू हुई, करेंसी टूट गई। रीज़न ये हुआ कि अफगानों ने सारे का सारे डॉलर वहाँ से खरीद लिए। पाकिस्तान में क्या सिस्टम है कि सेंट्रल बैंक के अलावा जो लोकल वहाँ पे हवाला के थ्रू बड़ा सारा डॉलर में बिजनेस होता है। तो किसी को अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी है बाहर, बच्चा भेजना है बाहर, तो वो डॉलर मार्केट से लेता है, और वो ऐसा नहीं कोई गवर्नमेंट अपॉइंटेड, ऐसे ही खुले हुए हैं। तो एक रजीम, एक टाइम आया कि पूरे का पूरा जो अफगान आते थे पैसे फेंकते थे और डॉलर खरीद लेते थे। जब तक पाकिस्तानियों को समझ आया पाकिस्तानी की करेंसी इकोनॉमी जो डॉलर था वो सारा वहाँ से सकआउट कर दिया गया। और आपको याद होगा आसिफ मुनीर ने तब बड़ा रिएक्ट किया था और बोला था, बुलाए थे सारे ये डीलर्स और कहा था अब कोई भी अफगानों को नहीं बेचेगा, तब तक डैमेज हो चुकी थी, अब किसने कराया वो छोड़ो। मतलब यही चीज़ ईरान में अमेरिका ने की, प्रोटेस्ट से पहले पूरे डॉलर सकआउट कर दिए मार्केट से, तो इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ गई, वैल्यू गिर गई, और वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। प्रोटेस्ट का ट्रिगर वो था, उसके बाद में फिर उन्होंने जो भी कहानी बनाई जो भी की। तो ऐसी वाली लड़ाइयाँ जो नज़र नहीं आती, या एक ड्रोन आया और नूर खान में गिर गया, एक ड्रोन आया कहीं किसी आर्मी कैंप को उड़ा के ले गया, और हम ये ना बोलें कि अफगानिस्तान के साथ फिर हम जोड़ के देखते हैं टीटीपी जो पाकिस्तान के अंदर है वो उन्हीं का अंग है। तो प्रोट्रैक्टेड वॉरफेयर में, बैटल में नुकसान होगा पाकिस्तान का, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं अफगान, आप मिले होंगे, मैं तो बहुत से मिला हूँ, कि उसको एक राइफल चाहिए, एक शॉल टाइप कंबल चाहिए,
सूखा नान चाहिए और काले कहवे वाली चाय बिना दूध के कहवा। इतना हो तो अफगान दिनों दिन लड़ता रहेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए, ना उसको नींद से मतलब, ना उसको टेंट चाहिए, बर्फ पड़ रही है उसी शाल को लपेट लेता है, उसी को नीचे बिछा के वो नमाज पढ़ता है, और उसी शाल के साथ जब उसको जरूरत पड़ती है जमीन पे सो जाता है। ये वो हार्डन्ड मोटिवेटेड हार्डन्ड कम्युनिटी है। वो पाकिस्तानियों से तो आप उनको मतलब मैच करना ही गलत है, हो नहीं सकता। तो ये इनका प्रोट्रैक्टेड लंबे वॉरफेयर में इन पे बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है। इसलिए मैं क्यों कहता हूँ, आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा कि हमें अपनी डिफेंस टाइज खोलनी चाहिए, तालिबान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इनकी जो एयर डिफेंस, अगर हम फाइटर नहीं देना चाहते, एयर डिफेंस और मिसाइल्स इनको हम दे सकते हैं, हमारे पास बहुत हैं। एक भी मिसाइल अगर ड्यूरेंट लाइन के ऊपर लगा दी ना एंटी एयरक्राफ्ट, तो पाकिस्तानियों की हिम्मत नहीं है कि वहां से जहाज लेके जाए। How do we तो supply it, sir? But how do we take it there? How do we make it reach there? How do we make equipment reach there? उसका हाँ, दूसरा, इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर पे क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा? एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट मेरे हिसाब से तो वर्थ इट ही है, क्योंकि आप डायरेक्टली पाकिस्तान का अगर इक्विपमेंट कम करते हैं तो आपकी एक थ्रेट कम होती है, बट उसका कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा। तो हाउ डू यू सी ऑल दैट, एंड हाउ डज इंडिया डू इट, एंड इज इंडिया डूइंग इट? कुछ लोग कहते हैं जो नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ, ड्रोन से हुआ, कैसे हुआ, इंडिया ने सप्लाई किया। कुछ लोग कहते हैं यूएस छोड़ गया था। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन ऑल दैट? नहीं, व्हाट आर वी डूइंग? यूएस ने ड्रोन नहीं छोड़े थे, यूएस इक्विपमेंट छोड़ के गया था, हथियार और हेलीकॉप्टर छोड़ के गया था, ड्रोन्स नहीं थे उनके वहाँ पे। तो आप कहाँ का मान एक, रहे हैं वो ड्रोन है, सर? भारत ने भेजा? क्या लगता है आपको, क्योंकि आया कहाँ अब से उनके पास? अब अल्लाह की मर्जी, देखो अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब वो किसने बनाया, कौन सा कलमा पड़ा, हमें क्या पता है। रही बात इकोनॉमिक की, तो देखो हम आपके बजट में आप देखेंगे हर साल $600 मिलियन नेपाल, $800 मिलियन बांग्लादेश, हम गरीब कंट्रीज की हेल्प करते हैं। $2-3 बिलियन तो हम वैसे बांट देते हैं इनको। तो और आज जो इकॉनमी अगर हमारी ठीक कर रही है, $750 बिलियन का हमारे पास रिजर्व है, तो आई थिंक मनी इज़ नॉट एन इशू। पहुंचाना कैसा है, आज से पहले चाबार पोर्ट का रास्ता खुला हुआ था, आज चाबार हमने छोड़ दी है, लेकिन हमारी ही कंपनी उसको ऑपरेट करती, भारत सरकार ने छोड़ी है। वहाँ जो हैंडलर है, एक टर्मिनल, जो हमारे पास एक ही टर्मिनल था ना, एक चाइनीज़ के पास था और 2 ऐसे 4 टर्मिनल थे, वो जो वहाँ जो ऑपरेट कर रहा है, आपको पता है अमेरिका ने पहले आके चाबार पे भी अटैक किया था इस बार, फिर उसको वो छोड़ दिया उसने ईस्टर्न पार्ट पूरा। तो वहाँ पे हमारी लाइन खुली हुई है, और ये लड़ाई अगर जैसे रुकती है इनके साथ, ईरान और अमेरिका की, तो हमारे पास वो रूट है। आपने 3 दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमारा सिविल एयरक्राफ्ट ईरान के ऊपर उड़ के गया है यूरोप। पूरी दुनिया के जहाज बाहर से आ रहे थे, हम सरेआम जा रहे थे। तो हमारी कुछ कुछ काम किया है सरकार ने, जो कई बार हम सामने नहीं बोलते और सरकारें भी नहीं बोल पाती, तो हम क्रिटिसाइज बड़ी जल्दी करने लग जाते हैं। बट हमें समझना चाहिए कि बड़ा कुछ सरकारें करती हैं, तो रूट है अवेलेबल। और अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने अपने हाथ गंदे नहीं करने, तो आप रशिया से भिजवा दो। देखो रशिया को क्या प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में सामान भेजने में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से ऊपर से आराम से आते हैं वो। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पर मैं चाहता हूँ इसको ऑफिशियली करो, आप ऑफिशियली। आप क्यों ड्रोन चाहते हो बंद ऑफिस जाओ? क्योंकि यही एक बात बड़ी होती है कि इंडिया में, बलूचिस्तान में भी सेम बात है, पर मैं आज ज्यादा बलूचिस्तान डिस्कस करने की जगह ईरान पे जाना चाहता हूँ कि सेम बात लोग कहते हैं कि यूएस डंके की चोट पे करता है, इंडिया इजराइल डंके की चोट पे करता है। इंडिया अगर कभी करता भी है तो वो अननोन मैन विच वाज अ गुड स्ट्रेटेजी एट दैट टाइम, बट आप बोल रहे हो अब नोन ओपनली करें। तो इसका सर क्या प्लस माइनस है, अगर आप दोनों तरफ केस करें तो? उसका जवाब आपके सवाल में ही है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि 2047 में डेवलप्ड नेशंस होंगे, क्यों प्रधानमंत्री ये तो नहीं कहना कि हम सुपर पावर होंगे, वो तो यही कहेंगे डेवलप्ड नेशन होंगे। और हम उसको सुपर पावर ना कहें, हम उसको एक मेजर पावर बोलें। मिडिल पावर से तो ऊपर चले गए हम मिडिल पावर तो नहीं है ना आज। मिडिल पावर जैसे टर्की है, कनाडा है, ये फ्रांस, ये मिडिल पावर में है, हम लोग उसके ऊपर निकल चुके हैं। तो अगर आप अपने आप को एग्जर्ट नहीं करोगे जहाँ पे लीगली एग्जर्ट करना अलाउड है, तो आपको कौन मानेगा। देखो अफगानिस्तान एक देश है, उसको अमेरिका $700-800 मिलियन हर हफ्ते देता है अंडर द टेबल, तभी वो चल रहा है। चाइना और रशिया ने ऑलमोस्ट रिकॉग्नाइज कर दिया, उनका पूरा एम्बेसी खुली है, हमारा दूतावास खुला है, उनका दूतावास खुला है। बस शर्त ये है कि हम तालिबान को गवर्नमेंट नहीं मानते। होम मिनिस्टर यहाँ आया होता है, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ आया, एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ आया, वो डिफेंस मिनिस्टर देवबंदी भी सल्यूट लेके भी चला गया इस्लामी। बलूचिस्तान एक देश के अंदर प्रॉब्लम है। हम एज ए मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी हम दूसरे देश में प्रॉक्सीज को सपोर्ट नहीं करते ऑफिशियली।
तो ये 2 अलग सिचुएशन है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर अपने नेबरहुड में अपना इन्फ्लुएंस नहीं अगर आपने एक्सर्ट किया, जहाँ आप लॉफुली कर सकते हो, तो फिर कौन सी शक्ति और कैसे, फिर सिर्फ देखो पैसे से कुछ नहीं होता ना। सिर्फ पैसे से अगर सब ठीक हो रहा होता तो यूके का वो हाल ना होता। यूरोप इतना अमीर था, करते 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 देखो आज वहाँ किसने काबू कर लिया उनको। पैसा इज इम्पॉर्टेंट, बट यू ऑल्सो नीड टू एक्सर्ट। अब इसराइल का पैसा कहाँ से आता है, उसको कौन देता है, नोबडी इज बॉदर्ड। सबको पता है कि इसराइल पीटता है। हम्म। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ऑफिशियली और लीगली अलाउड है वो करो। आप डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में अगर इंडिया ओपनली मदद करता है तो वो आप टेक्निकली एक इंटरनल रेवोल्यूशन में मदद कर रहे हैं, जी जिसको वो कहेंगे कि ये बलोच पे अटैक कर रहे हैं जो इलीगल है, और बलोच कहेंगे हम फ्रीडम फाइटर है। वो एक अलग आप डिस्टिंक्शन लीगली ड्रॉ कर रहे हैं वर्सेस अफगानिस्तान जो प्राचीन देश है और उसकी एक जी जंग चल रही है, और जंग में तो आप किसी को भी वेपन सप्लाई कर सकते हैं। पर सर आज के लिए डिस्टिंक्शंस बची हैं, यूएस का जो मन आता है वो करता है। क्या इंडिया नहीं, के लिए बलूचिस्तान की डिस्टिंक्शन लीगली तो है, मतलब एज अ लॉयर आल्सो विल से इट्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन, कोई इसमें डिबेट ही नहीं है, बट डू दूसरा भी है, देयर इज नथिंग कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ, वो सब बंकम है, जिसके पास शक्ति है वो कर लेता है। तो ये डिस्टिंक्शन क्या इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि ये रेलेवेंट है आज की डेट में? देखो अमेरिकन वे ऑफ लाइफ जो आज है ट्रम्प के नीचे, उसके हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक ग्लोब का एक ऑर्डर था, इतने साल दुनिया चली है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 70-80 साल दुनिया ने निकाला एक लूज सा एक ऑर्डर है, अपना सिस्टम है जिसमें लोग चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन जी ने खुद शर्म शेख में कह दिया था कि हम बलोचों को सपोर्ट करते हैं। हम तो डिक्लेयर भी कर चुके हैं बाय द वे। और जो एनएसए साहब थे ना, जो जिन्होंने वो स्पीच लिखी थी, और वही एनएसए साहब थे जिन्होंने कहा 2006 के बाद अटैक नहीं करना पाकिस्तान, मुंबई के अटैक, वो कल एक टीवी पे डिबेट पे आके बोल रहे थे कि हम भारत कितना गलत कर रहा है। तो खैर ये चलता रहता है। कोई भी सरकार, अच्छी सरकार, प्रॉक्सीज को ओपनली क्यों नहीं सपोर्ट करती, उसका एक रीज़न होता है। देखिए प्रॉक्सीज लूज कैनन है। आपने देखा इन्होंने बलोचिस्तान खैर अलग ही कहानी है, उनकी मोटिवेशन डिफरेंट है, एथनिसिटी बेस्ड है। इनसे ना कई बार कांड हो जाते हैं, बहुत बड़ा कांड हो जाता है। जैसे पहलगाम में कांड था, अगर पाकिस्तान इसको ओन अप करता है ना, तो क्या होता है कि आप कांड उस डोमेन में किया जहाँ पे आप नहीं कर सकते। आप जब फौज को मारो, फौज से लड़ो, इट्स ओके, लेकिन किसी एपिसोड में आप जाके ह्यूमन राइट्स को इतना वायोलेट कर दो कि लोगों को खड़ा करके उनको कलमा पढ़ा के उनका बॉडी चेक करके गोली मारो, तो ये उसकी फिर अगर आप उससे जुड़े हुए ऑफिशियली, तो उसको ना थोड़ा सा फेयर पीछे पॉइंट। छुड़ाना ना मुश्किल नहीं हो नहीं, जाता वेरी फेयर पॉइंट के है। हाउ जी डू यू नो कि बलोच फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स क्या कर देते हैं, वो कभी गुस्से कौन, में, किस बिल्कुल तनाव में, वो बोलते हैं पाकिस्तानी आर्मी ने हमारी महिलाओं से ये किया, वो जाके क्या कर देते हैं, और वो सारा ओडियम कम्स ऑन इंडिया। हाँ। यस, तो इसलिए दैट्स चलता है, अ कोवर्ट चलता है। हमने एलटीटी को रेज किया, सबको पता है एलटीटी के साथ हमने हेल्प की, वो सब कोवर्टली चलता है, और हम सबको पता सर है, मैं दुनिया को पता है कि एक, जब मैंने पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको बताया कि पाकिस्तान भारत में अटैक कर रहा है, मैं लास्ट क्वेश्चन पाकिस्तान पे लेके ईरान पे जाना चाहता हूँ, आपका बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट है वो जी पाकिस्तान पे ये है कि अब ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है, और अब से नहीं बहुत देर से 32 करोड़ की हीरोइन राजस्थान में ड्रॉप करता है। इसी तरह हर बॉर्डर स्टेट में नॉन स्टॉप अब वो ड्रोन ने एक तरह से ड्रग्स भेजना तो बहुत ईजी कर दिया है। लिमिटलेस बॉर्डर है एक तरह से हमारा, ड्रोन चीप टेक्नोलॉजी है, रडार का भी आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं है, लो फ्लाइंग भी आ सकता है। तो ये जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, इसको आप कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं, स्पेशली बॉर्डर स्टेट्स में जहां पे एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, ड्रग यूजेज बड़ा भी है। ये नार्को टेररिज्म का पार्ट है। आजकल आप कहीं दुनिया में टेररिज्म उठाइए और उसकी सप्लाई लाइन्स देखिए, उस जिस सप्लाई लाइन से AK-47 आती है, उसी सप्लाई लाइन से ड्रग्स आती हैं। और ये ISI का बड़ा डेलिब्रेट प्लान था। पहले उन्होंने पहले पंजाब को ना उड़ता पंजाब बनाने की कोशिश की, बड़ी हद में कामयाब हुए। कश्मीर में जाके देखिए यही हाल है, और अभी जम्मू में मैं आपको बैठ के कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी ड्रग्स फैल रही हैं। अब क्या हुआ कि सिंदूर तक तो हमने उनके ड्रोन गिराए, मारे, फिर उसके बाद अब मैं जगह स्पेसिफिकली नहीं बताता, बट ट्रायल किए गए कि जिसको हम आयरन बीम के नाम से जानते हैं, कि हम 30 किलोवाट का हम बीम फायर करते हैं, जिससे ड्रोन तहस नहस हो जाता है, बिना फायर किए गिर जाता है और उसके पार्ट्स जल जाते हैं। और अब हम उसको अपना जो आयरन डोम बना रहे हैं, उसमें हम 300 किलोवाट तक एम कर रहे हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी US और इसराइल के पास है। और जब प्रधानमंत्री जी इसराइल गए लड़ाई से 2 दिन पहले, वो एक डील का पार्ट था, इसलिए वो वहाँ गए थे। बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है।
इसका मतलब ये है कि आज हमारे पास वो वेयर विदॉल है 300 किलोवाट, मतलब फिर आप मिसाइल्स को शूट कर रहे हो और एयरक्राफ्ट को शूट कर रहे हो, मैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, गोली नहीं चलती, बस वो मुरझा के गिर जाता है, झुलस जाता है। ये जो ड्रोन आप कह रहे हो, जो इतने हीरोइन लेके आ रहे हैं, बीच में पिस्टल लेके भी आते हैं, हथियार लेके भी आते हैं छोटे, इनको मारने की कैपेबिलिटी बिना गोली चलाए हुए हमारे पास है। ओनली थिंग इज रिसेंटली डेवलप हुई है, ट्रायल किया गया इसका कहीं पे, मुझे उस जगह पर्सनली पता है, वहाँ पे सक्सेसफुल रहा है। तो अब उसके यूनिट्स बनेंगे और उनको डिप्लॉयमेंट होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ ये खतरा है। पर लाइफ ऐसे, ये नए चैलेंज आएंगे, आपको उसको करना। तो अच्छी बात ये हो रही है कि हम चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उठ के हम उसको चिन अप करके वी आर से आने दो। पहले हम ये नहीं करते थे, पहले हम रिसीविंग एंड पे होते थे। अब हम ये नहीं कहते ना कि हमारे ड्रोन उधर क्या कर रहे हैं। सो ये लेन देन प्यार मोहब्बत चलता रहता है। जी सर, अब मैं आना चाहता हूँ सर ईरान पे। आपका बहुत एक लंबा अपने आर्टिकल ही है, ट्वीट तो क्या बोलूँगा, इट्स अ प्रॉपर आर्टिकल, जी जिसकी हेडलाइन ज़रूरी इसलिए हो गई है क्योंकि वेनेजुएला के बाद एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा था, वो यूएस ने वो डिस्कॉम्बिनेटर पता नहीं कौन सा वेपन इजाद कर दिया है, सब कुछ फ्लॉप कर दिया है। हमने भी बात की थी वेनेजुएला के बाद। जी तो भैया बढ़ चढ़ के ट्रम्प की जो स्टाइल है, ईरान में वो कहाँ गया डिस्कॉम्बुलेटर, बॉम्बुलेटर, जो भी उनका वेपन था। अब ईरान वॉर तो लग रहा है लॉन्ग टर्म वॉर है, जिसका आपने एक हल्का सा हिंट दिया कि वेस्ट एशिया पे बहुत असर हो रहा है। जो खबरें बाहर नहीं आ रही, कुछ आ रही जी हैं, होटल प्राइसेस आप देखिए, वो ग्लोबल साइट्स हैं तो वो एकदम अभी उस पे काबू नहीं कर पा रहे कि होटल्स बुक नहीं दिखा रहे आर्टिफिशियली, नहीं तो कल को वो भी दिखा देंगे जी हाँ एवरीथिंग इज सोल्ड आउट, प्राइस जी वही जी है आपका जी, $1000 है, नाइटी है। अब 2-2 हज़ार रुपए में प्रीमियर होटल्स में, 4-4 हज़ार रुपए में प्रीमियर होटल्स में आपको, जहाँ पे लाख रुपए का रेट है, आपको मिलना शुरू हो गया। ऐसी सोशल मीडिया पे चल रही हैं खबरें, सच झूठ दोनों तरफ के एंगल्स हैं। तो अब ये वेस्ट एशिया तो लंबा चल ही रहा है, यूएस का एक ईरान में गोल था, पर आपने वो पूरा एक्सप्लेन किया कि ये ईरान में जो गोल है वो यूएस के लिए इतना आसान नहीं है। और मैं उसकी अगर हेडलाइन दूं कि ईरान एक अपने आप को आत्मघाती मिशन पे नहीं है, वो एक ऑटो पायलट मिशन पे है, और नोबडी इन तेहरान कैन रीच द कंट्रोल्स। तो थोड़ा अब इसको एक्सप्लेन कीजिए कि ईरान क्या कर रहा है, कितना सक्सेसफुली रेजिस्ट कर पा रहा है, ओनली मिलिट्री टर्म्स, नॉट मोरालिटी थिंग। कितना सक्सेसफुल आज है ईरान 8-9-10 दिन ऑफ वॉर के बाद, और कितना सक्सेसफुल यूएस है, और फिर ये ऑटो पायलट वाली बात प्लीज थोड़ा समझाइए। जी। देखिए, किसी भी ऑपरेशन की सक्सेस को कैसे मेजर किया जाता है कि आपने जब ऑपरेशन शुरू करने से पहले, बटन दबाने से पहले जो आपके दिमाग में था ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं, वो आपने कितना अचीव किया। ऑपरेशन सिंदूर में एक स्टेज आई जब हमने बंद कर दिया, तो काफ़ी लोगों ने बोला नहीं बंद करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। हमें समझना चाहिए कि आप हमेशा मिशन पे जाते हो ऑब्जेक्टिव की। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, ग्रास रूट लेवल की। टेररिज्म इलाके में अलग कहानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर आप एम्बुश लगाने जा रहे हो, पार जाते हैं कई बार क्या जाते ही रहते हैं, क्या सबको पता है। और आपने सिलेक्ट किया कि मैंने प्लेस ए पे एम्बुश लगाना है। जब आप जा रहे हो तो उधर से उनकी एक छोटा सा ग्रुप आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि वल्नरेबल है, पानी लेने आया हुआ है, जिसको आप चेप सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम इस छोटी टेम्पटेशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि मिशन क्या है, हमने वहाँ एम्बुश लगाना, वहाँ कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ा। तो ग्लोरी गेन करने के लिए हमने 3 मार दिए, ये कर दिए, उनकी डेड बॉडी उठा के ले आए, उसके उस पर हमारा मिशन खराब नहीं करते। अब मिशन क्या था यूएसए और ईरान का? यूएसए का जो स्टेटेड मिशन पहले के न्यूक्लियर से, पिछले साल उसने बोला हमने न्यूक्लियर तबाह बर्बाद कर दिया, ओब्लिटरेट कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना स्टेटमेंट है। इस बार जो मैंने आपको कहा, डॉलर सक किए गए, इकोनॉमी को वीक किया गया, इन्फ्लेशन बढ़ी और उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। और इनका बहुत बड़ा एक व्हाट यू से एक कॉन्फिडेंस था कि हम प्रोटेस्ट के थ्रू रेजिम चेंज करवा देंगे। आपने अगर परसों का ट्विटर देखा होगा, ट्रुथ सोशल पे, उसने बोला कल ट्रंप ने कि ईरानियंस आर गुड पीपल बट दे डोंट बिहेव। बेसिकली कि मैं उनको चाहता हूँ कि सड़क पे आके शोर मचाएं, वो नहीं कर रहे, वो नहीं करेंगे, वो एंटी नेशनल नहीं है ना। दूसरा उसने कहा कि दे आर, उसने वर्ड यूज किया मैनेसिंग, इतना मार रहे हैं कि मैंने सोचा नहीं था। तो वो उसका ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं था। यूएस की लड़ाई है ही नहीं। आप अगर रीजन पूछे कि यूएस क्यों ईरान में लड़ रहा है, देयर इज नो सिंगल रीजन। ईरान ने कभी यूएस के ऊपर कुछ नहीं बोला। ये लड़ाई है इसराइल की, और इसराइल का ऑब्जेक्टिव ये था, रजीम चेंज एक स्टेटेड मिशन था सबका, और दूसरा था कि हमने उनके न्यूक्स बर्बाद करने हैं। ना तो उनकी रजीम चेंज हुई, कि बंदा मरने से या एक हटाने से रजीम चेंज थोड़ी होती है। अभी वेनेजुएला से आप उठा के ले गए, वहाँ रजीम चेंज नहीं हुई ना। उसी पार्टी की दूसरी वो लेडी बन के बैठ गई वहाँ पे प्रेसिडेंट। रजीम चेंज होती है जैसे बांग्लादेश में हुई थी, नेपाल में कोशिश की गई थी। जब आप पूरा ही तंत्र ही उखाड़ के परे फेंक देते हो, प्रो इंडिया से एंटी इंडिया हो जाते हो, वो हुआ नहीं। तो अभी तक चाहे ईरान की बर्बादी हुई है, हमने अपनी आंखों से देखा, तेहरान जल रहा है, लेकिन
ईरान आधा साइज है इंडिया से। तो कोई ये कहे कि मैं दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, दिल्ली को मार रहा हूँ, बॉम्ब पे बॉम्ब पे बॉम्ब पे, तो क्या पूरा इंडिया डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं हुआ। पर अगर हम ये माने कि चलो ठीक है जी, बाकी बाकी खबरें नहीं आ रही, तो हर जगह ये मार रहे हैं, तो मारो। लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या लोग प्रोटेस्ट करने बाहर निकले जो आपने सोचा था? नहीं निकले। क्या आपने रजीम चेंज कर पाए? नहीं कर पाए। वो क्या आपको न्यूक्लियर उनका 460 किलो यूरेनियम मिल गया? नहीं मिला। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्या? तो आपने बाकी सब कुछ कर लिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। तो आज की डेट में एज वी स्टैंड, आपने मुझे कहा था प्योर मिलिट्री टर्म्स में, तो मैं प्योर मिलिट्री टर्म्स में ये बोलूँगा कि अमेरिका इज़ बीन अनसक्सेसफुल। डिस्ट्रक्शन को आप छोड़ दीजिए। रही बात ईरान की, तो जो आज जो मैंने लिखा है एक आर्टिकल से ऊपर लेके, उसमें आप मैं देखें कि उसकी जब असल में उसकी हेडलाइन भी बनाता हूँ कि जी जो बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है कि मैं हिंदी में कर रहा हूँ, ईरान आत्मघाती मिशन पे नहीं है, वो एक तरह से ऑटो पायलट पे है और तेहरान के अंदर भी कोई उस प्लेन के कंट्रोल को रीच नहीं कर पा रहा। तो ज़रा इसको जी डिकोड करके समझाइए कि क्या इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है? ये इसका अगर आपको जाना पड़ेगा, जब ईरान इराक के भी इन्वेजन हुआ यूएस ने, तो क्या किया था वहाँ पे जैसे इनकी आईआरजीसी है, वहाँ पे बाथ पार्टी जो सदाम की पार्टी थी, उसका अपना रिपब्लिकन गार्ड्स थे। ये आईआरजीसी और रिपब्लिकन गार्ड्स की इनकी रेपुटेशन ये है कि ये मरते मर जाएंगे लेकिन धोखा नहीं देंगे। आप ये समझें कि आईआरजीसी और रिपब्लिकन गार्ड्स की जो शुरुआत है वो हमारी एसपीजी है ना, जो प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करती है, वहाँ से हुई थी। ईरान की मिलिट्री लग गया। लोगों को, बड़े लोगों को ये नहीं पता कि ईरानियन सेपरेट एंड आईआरजीसी सेपरेट। तो जैसे जैसे 47 साल हो गए ईरान को खतरे, मतलब उसमें सैंक्शन के नीचे, तो उन्होंने आईआरजीसी को इवॉल्व किया, उसको प्रोटेक्शन से हटा के एक नया रोल दिया कि तुम भैया अपने आप करोगे, खुद लड़ोगे एंड यू नो व्हाट टू डू। लेकिन ये स्पीड पकड़ा जब यूएस ने इराक को इन्वेड किया और उन्होंने वहाँ के रिपब्लिकन गार्ड्स को बोला कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। और वो संधि किसने करवाई थी? ईरान ने। तभी ईरान ने सबक सीखा है। हिस्ट्री में सब कुछ छुपा हुआ है, हम पढ़ते नहीं है ना। ईरानियन को बोला इन्होंने, अमेरिकन ने, कि आप ऐसे करो, इराकी रिपब्लिकन गार्ड के ऑफिसर्स को बोलो कि हमारे से कोऑपरेट करो। हमने यहाँ क्या करना है? हम आएंगे, सदाम को उठाएंगे, आपको हम आपके हवाले करेंगे, आप अपनी सरकार बनाओ। क्योंकि इराक में क्या प्रॉब्लम थी? मेजॉरिटी शिया है और सरकार सुन्नियों की थी। तो वो उस ट्रैप में फंस गए। वो ट्रैप अमेरिका ने बिछवाया थ्रू ईरान। तो जब अमेरिका घुस गया, तो आप उस टाइम का देखेंगे, पहले 2 दिन के बाद कोई रेसिस्टेंट ही नहीं हुआ, खाली पड़ा पूरा। नो बडी रेजिस्टेड अमेरिकन इन्वेजन। वो करते करते वो घुस गए, उन्होंने पकड़ के उनको टांग दिया, लेकिन गए ही नहीं। जब वो नहीं गए, तो यही रिपब्लिकन गार्ड्स के जो लोग थे, उन्होंने एक तंजीम खड़ी की जिसका नाम हुआ आईएसआईएस। उसका आप देखो कितना खमियाजा दुनिया ने भुगता। सीरिया को पूछो, लोगों, लीबिया को पूछो, क्या हुआ उन लोगों के साथ, लड़कियों के साथ क्या किया। इसकी जड़ वो है। तो उससे सबक सीखा ईरान ने कि आज हमारे थ्रू इन्होंने इराक के साथ किया, तो कल को जब हमें पकड़ने आएंगे ये, तो ये हमारे साथ करेंगे। तो इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज कर दी कमांड। आईआरजीसी वालों को बोला कि आपके ऊपर आपको हुक्म देने वाला एक ही बंदा, उसका नाम सुप्रीम लीडर। बाकी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई डिफेंस मिनिस्टर आपको कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा ना, ये बना ही था सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए, उनका कल्चर वो है। लेकिन करते करते इतना बड़ा हो गया कि जितनी रेगुलर आर्मी है ईरान की, उतनी ही ऑलमोस्ट सेम संख्या में आईआरजीसी है। इनके पास ईरान की नेवी पूरी डुबो दी गई है, आईआरजीसी की बोट्स अभी नहीं डूबी। उनकी छोटी छोटी बोट्स हैं, असॉल्ट बोट्स। उनके पास यूएवीज हैं जो पानी के नीचे जाते हैं और लिथियम बैटरी पे चलते हैं, तो वो शोर नहीं करते। तो उनको डायरेक्ट, अभी वो तो फायर ही नहीं हुए। अब वो हैं या नहीं है पता नहीं। ये हमें पता है कि ईरान क्लेम करता है कि हमारे पास हैं लड़ाई से पहले। तो अब ये सीन हुआ है कि आप कल को तेहरान में एक कोई बंदा लेके आओ, क्योंकि टॉप लीडरशिप ने 2-3 लेयर मार दी, जो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप बात किससे करोगे। प्यूटिन से क्यों बात कर रहा था ट्रंप कल फोन पे? जो मेरी असेसमेंट ये है कि पुतिन को बोल रहा है, भाई ऐसा है कि आप एक बंदा यहाँ बिठाओ जिसको ईरानियन एक्सेप्ट करें। वो चाहे देखने में प्रो रशिया हो, प्रो अमेरिका नहीं हो सकता ना। प्रो अमेरिका तो अब एक्सेप्ट करेगा ही कोई नहीं। ईरान जिनके घरों में आग लगा दी, अपने नालियों में आग लगी हुई, कहाँ और लोग मरेंगे। तेहरान में तो केमिकल अटैक है, ये एसिड रेन हो रही है। लोगों को 3 से 4 साल में वो कैंसर, बेशुमार कैंसर आता हुआ नजर आएगा। ये केमिकल अटैक हो चुका है ईरान के ऊपर, उनकी जो फ्यूल डंप उड़ा के। तो पॉसिबली इसने बोला है पुतिन को कि आप एक प्रो रशिया, एंटी अमेरिका फेस लेके आओ जिसको लोग माने, और उसको आप यहाँ पे इंस्टॉल करो।
अब वो इंस्टॉल होगा तो वो हो सकता है कि अमेरिका उसमें नेगोशिएट करे और किसी लेवल पे आके लड़ाई को बंद करे, रैंप ऑफ हो गया। तो क्या हुआ, ये जो बंदा है ये अगर सुप्रीम कमांडर के अगेंस्ट जाता है, अब स्पिरिचुअल सुप्रीम कमांडर कौन है, वो जो ये नया जो, आ गया है। हाँ हाँ मुस्बा, उसको हाँ। वो भी जख्मी पड़ा है, उसकी आई बिलीव टांग काटनी पड़ी है, इनको इम्प्यूट किया है, जो भी है पता नहीं। तो जो मर्जी उसके अलावा जो भी आएगा ना, जो भी सुप्रीम लीडर यहाँ कैसे करते हैं ना, वो 70-80 मुल्ले बैठते हैं और वो एक काउंसिल बैठती है, वो सिलेक्ट करते हैं। जब तक नया सुप्रीम लीडर नहीं आएगा, यहाँ जो मर्जी प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाए, अमेरिका रशिया जिसको मर्जी बिठा लें, IRGC इज नॉट सपोज टू लिसन टू देम। इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई चलती रहेगी। इसलिए अमेरिका डरा हुआ है कि हमने बॉम्बार्डमेंट भी कर ली, तोड़ भी दिया, लेकिन हम बूट ऑन ग्राउंड नहीं भेज सकते, बिकॉज 31 प्रोविंसेस, हर प्रोविंस में इंडिपेंडेंट एक बादशाही चल रही है जिसका बॉस जो है वो IRGC कमांडर है। अब उन 31 के 31 कमांडर्स को ढूंढ के मारना। अब खाईमैनी ने क्या कहा था कि मैं नहीं डरता, मेरे जवान, मेरे लोग जो हैं उनके पास बंकर नहीं है, तो मैं भी घर में रहूंगा, तो उसको उड़ा दिया उन्होंने। लेकिन IRGC के कमांडर्स को ऐसा कोई गलतफहमी नहीं है, तो वो दे आर पब्लिक फेस डीप। नहीं है, वो तो पब्लिक फेस भी नहीं होंगे, डीप नहीं हो है। गए हो। इसमें आपको लास्ट में एक चीज़ और बताऊं, जब प्रोटेस्ट हुआ था तो लोगों ने उस प्रोटेस्ट को ये देखा कि हाँ जी वहाँ पे इन्फ्लेशन हो गई, ये हो गया। कुछ लोगों ने कहा बुर्का और हिजाब का प्रोटेस्ट हो गया, जो बाद में पता चला, और शायद कोई इस पर किताब लिखेगा तो हम सब पढ़ेंगे, कि अमेरिका ने वो प्रोटेस्ट इसलिए भी करवाए थे कि जिस जिस शहर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ जो IRGC का जो रिएक्शन है, बिकॉज प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जब गोलियां चलने लगी प्रोटेस्ट के अंदर, पुलिस वाले मारे गए 300, तो IRGC आई। IRGC किन बिलों से निकल के आई है, उनका कमांड एंड कंट्रोल किसके पास है, उसको आइडेंटिफाई किया इन्होंने। और इसलिए जो इनकी पहली बॉम्बिंग हुई है ईरान की, इन्होंने हर उस ठिकाने को मारने की कोशिश की जहां इनको शक था कि प्रोटेस्ट के टाइम पे IRGC के कॉम्प्लीमेंट जो हैं वो वहां से निकल के बाहर निकले थे। जैसे बोरिंग उन्होंने स्टारलिंक को हैक करके जो सारे अमेरिकन के या इजराइल के लोग थे या जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनको आइडेंटिफाई किया। जी। सर जंग इज बिकम लाइक अ कॉन्टिन्यूअस, एक जंग आप जीत रहे हैं उसके अंदर आप क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं, वो या 6 महीने बाद आके कहा, दोनों ने फिर यही काउंटर ऑपरेशन किया। जी उन्होंने स्टारलिंक वाला किया कि पहले दिखाया कि जाम नहीं हो रही हमसे तो अपन ट्रेस कर रहे हैं, और इन्होंने ये कर दिया कि जो भैया राइट्स क्वेल करने के लिए आ रहे हैं कहीं से तो आ रहे हैं, तो वो एक तरह से ठिकाना आ गया। पर सर जी ईरान का भी बोल रहे हैं कि बहुत टारगेटेड अटैक्स करें, कई बारी बिल्डिंग्स में दिखा रहे हैं ड्रोन जाके एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट को हिट कर पा रहा है अलग अलग शहरों में। तो डू यू थिंक ईरान की भी ये अपनी कैपेबिलिटी जो 20 साल की तैयारी है, या यू फील बिहाइंड द सीन्स एक तरफ प्यूटिन बात कर रहा है ट्रम्प से, चाइना एकदम शांति से, कोई ऑफिशियल कुछ नहीं दिख रहा, ऐसे लग रहा है कि इट इज नॉट बॉदर्ड, उसका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। डू यू थिंक बिहाइंड द सीन्स ये दो देश भी कुछ गेम्स खेलनी शुरू हो गए हैं? नहीं, वो बिल्कुल वो गेम तो खेल ही रहे थे, मगर जब हम मुसाद करते हैं, CIA करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि ईरान की इंटेलिजेंस भी बहुत ही रूथलेस और बड़ी कैपेबल इंटेलिजेंस है। और जो इनिशियल अटैक हुए, जो आप कह रहे हो कि होटल की फलाने मंजिल पे फलानी खिड़की में CIA का ऑफिस उड़ाया उन्होंने दुबई में, तो उसके बगल में अमेजोन का डेटा सेंटर था, वो भी उड़ गया। तो ये इंटेलिजेंस इनके पास थी। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो ये जो ड्रोन्स हैं या मिसाइल्स हैं, इनका काफ़ी सारी डिपेंडेंस होती है GPS के ऊपर। हालांकि बड़ी मिसाइल्स में तो 3-3 नेविगेशन सिस्टम लगे होते हैं, GPS उनमें से मेन होता है, बट इनर्शियल है और भी है। उस GPS में एरर डाल दिया। कल एक ट्विटर पे जब मैं लिखा था तो एक किसी ने जवाब दिया कि सर ये ठीक कर रहे हो, मैं दुबई जब गाड़ी चलाता हूँ तो थोड़े टाइम के लिए मेरी गाड़ी को दिखाता है कि समुद्र के अंदर चल रही है, थोड़ी देर बाद वो फिर रोड दिखाता है। तो GPS में एरर इन्होंने कारगिल में हमारे साथ भी किया था, इसलिए हमने सिंदूर में GPS यूज़ नहीं किया, हमने अपना नाविक यूज़ किया। अब GPS का जो रशियन वर्जन है ग्लॉसनॉक, और जो चाइना का अपना सिस्टम है, वो इनको डेफिनेटली हेल्प कर रहा है। जो इनकी एक्यूरेट टारगेटिंग हो रही है आज की डेट में, उसमें उनका गेम है। चाइनीज इंटेलिजेंस की 100% गेम है, नो डाउट्स। मिलिटरली चाइना और रशिया कभी आने थे भी नहीं और आएंगे भी नहीं, लेकिन लड़ाई, पिछले जून की लड़ाई और इस लड़ाई के बीच में काफ़ी सामान चाइना से आया, काफ़ी सामान रशिया से आया। पर मिलिट्री में क्या होता है ईश्वरन जी, की आपके लॉयर वाला ही सिस्टम है कि आप किसी को अगर पोथी पकड़ा दो लॉ की, तो वो अच्छा लॉयर नहीं बन सकता ना। उसके लिए एक्सपीरियंस, उसकी पढ़ना लिखाई, कोचिंग, गुरु कौन है, कौन सिखा रहा है, कितने केस आप लड़ते हो, मतलब आप एक तब के एक अच्छा लॉयर बनते हो कि जो जाके कोर्ट में आर्ग्यू कर सकते। जस्ट बिकॉज आपके पास एक किताब है लॉ की और आपने ऐसे पढ़ भी ली मोटी मोटी, उससे आप नहीं बन सकते ना।
तो इनको हथियार तो मिल गए, सब कुछ मिला, हम्म, लेकिन जो एक्सपर्टीज थी ना उनको हैंडल हम्म, करने की, वो हम्म, शायद नहीं हो पाया। आप जब सिंदूर में देखें, हमारे जम्मू के बिल्कुल सामने सियालकोट है, रात को लाइट्स दिखती हैं। हम्म, तो यहाँ पे जब ड्रोन्स आए पाकिस्तान के, हम्म, तो वो टर्की के ड्रोन्स थे। हम्म, तो टर्की ने ड्रोन सप्लाई किए, साथ में उन्होंने अपना अफसर और अटैचमेंट भेजी, हम्म, और वो सियालकोट में डिप्लॉय हुए। हम्म, सियालकोट में फायदा क्या था, ऊपर को मारेंगे जम्मू की तरफ, वैष्णो देवी की तरफ, और राइट को मारेंगे तो दरबार साहब की तरफ, जो उन्होंने हम्म, अटेम्प्ट किया। तो हम्म, उसको फिर हमारे आरटी ने ठोक दिया, तो वो तीनों मारे गए। तो टर्की को ये समझ आ गई थी कि मैं इनको बेस्ट ड्रोन तो दे दूंगा, इन पाकिस्तानी से चलेंगे नहीं, हम्म, तो उसने अपने बंदे भेजे। यहाँ पे रशियन और चाइनीज प्रेजेंस तो कोई रिपोर्ट नहीं है, हम्म, लेकिन उन्होंने इसकी हेल्प की है, और आज टेक्निकली हेल्प कर रहे हैं, वो पता है, वो दैट इज नोन। और आप देखिए यहाँ भी इसराइल और अमेरिका को हेल्प करने के लिए यूक्रेन के जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सपर्ट्स हैं, जो रशिया में वो कभी ट्रक में से निकला ड्रोन, वो डिटैचमेंट अभी वेस्ट एशिया में आ गई है। तो दोनों तरफ से वो चल रहा है, बिकॉज लड़ाई अभी हाईली टेक्निकल हो चुकी है जी। सर माय लास्ट क्वेश्चन टू यूएस, क्योंकि ईरान का जो जंग है उसका ऑयल पे इम्पैक्ट है। आज खबर आई रिलायंस ने वहां पे भी लिया। इस पे भी आपका एक इंटरेस्टिंग ट्वीट भी है आपका, आप इसके समर्थन में लग रहे हैं। फेलियर ऑन अ पार्ट ऑफ आवर अथॉरिटीज टू कम्युनिकेट, ये गेम चेंजर होने जा रहा है। क्रिएटिंग डिपेंडेंसीज अ टैक्टफुल वे ऑफ टैकलिंग एडवर्सिटीज, डू इट टू चाइना आल्सो, गिव अ पैसेज टू अरेबियन सी, जो आप बोलते हैं, जिसके लिए आपको सोशल मीडिया पे बहुत लोग आके विरोध करते हैं। और एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, तो इस पे कुछ चर्चा होनी ही है, क्योंकि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज है। तो मैं यूएस रशिया पे नहीं अंबानी पे आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज बोलिएगा, बट मेरा सवाल ये है कि अगर ईरान वॉर का ऑफ रैम्प क्या देखते हैं आप? व्हाट इज द ऑफ रैम्प? बिकॉज ये सिचुएशन रहती है तो इन्फ्लेशन भी आएगी हमारा, जैसे मैंने बोला, रेस्टोरेंट्स में, कोर्ट्स में, और हम तो कम अफेक्टेड हैं। कई देश जो हमसे ज्यादा वनरेबल हैं बहुत ज्यादा अफेक्टेड होने जा रहे हैं। और हर उससे पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन पे कोरिलेशन कितना है वो सब वेल डॉक्यूमेंटेड है, और वो हर चीज महंगी करेगा। तो व्हाट इज द ऑफ रैम्प फॉर द वर्ल्ड? या यूएस इस चीज को 3 4 6 महीने खींचने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ईरान तो अब लड़ेगा। हाँ, ईरान हैज नथिंग टू लूज। हाँ, वो तो लड़ेगा। और ये जब आपके दुश्मन की ये स्टेज आया कि हैज नथिंग टू लूज, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। हम्म, ये अच्छा नहीं माना जाता फौज में कि आप दुश्मन को जा तो तबाह करो, इतना करो कि वो खत्म हो जाए, आप उसको हम्म, जिंदा भी रखो, और इतना वो कहता ना, मुझे मारना तो पूरा मारना, नहीं तो मैं मारूंगा उठ के, सनी देओल कहता था समथिंग लाइक दैट, वो हो रहा है। तो ईरान है नथिंग टू लूज। और ईरान के सरप्राइजेस हम अब सारे स्पेकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो उसकी एक्सरसाइजेज में और जो खबरें निकल के आती थी, उनकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन में थी। और उसका प्रूफ हमें यूक्रेन वॉर में मिला, जब ईरान के ड्रोन रशिया ने यूज़ किए। तो टोटल उनके दावे हवा में तो नहीं थे, लेकिन उतने यहाँ दिखे नहीं। क्यों नहीं दिखे? जहाँ जहाँ उनके ड्रोन और मिसाइल ने हिट किया, वो सारे सेंसर एरियाज हैं, न्यूज़ नहीं आ रही। इसराइल है, बहरीन है, और यूएई है, सऊदी, खबरें नहीं आई हमें, क्योंकि अमेरिका का बेड़े के ऊपर हिट होते हुए नजर नहीं आया। तो हमें लग रहा है कि दुनिया कह रही है कि वो कुछ नहीं, इनके पास हथियार नहीं है, जो भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अब ऑफ रैंप क्या है कि ऑफ रैंप जब आप ऑब्जेक्टिव नहीं आप अचीव कर पा रहे, तो फिर आप उसको एक बहाने से निकलना। तो उसमें एक तो ये मैंने कहा कि एक नया फेस आप इंस्टॉल करो, रशियन बैग्ड, और क्लेम करो कि हमने रजीम चेंज कर दी। जबकि रजीम चेंज नहीं हो सकती जब तक वहाँ पे जो स्पिरिचुअल लीडर जो है उसको खत्म नहीं करोगे, वो सिस्टम सुप्रीम लीडर वाला रहेगा। तो जिसको मर्जी आप बिठाओ, तो वो एक रैंप ऑफ, हाँ, देखने के लिए हो जाएगा, लेकिन वो होगा नहीं। दूसरा रैंप ऑफ ये कह रहे हैं कि रशिया ने, आई बिलीव, कहा है कि ईरान को, जो तेरे पास 460 किलो यूरेनियम हम मेरे को दे दे वापस। वापस मतलब मेरे को दे दे। आपको पता है यूरेनियम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रशिया है, अमेरिका का यूरेनियम भी रशिया से जाता है। तो ठीक है, उसकी सेफ कस्टडी में चल गया तो न्यूक्लियर इक्वेशन आउट होगी। ये ड्रामा भी किया जा सकता है, जिसको अब रैंप अप दिखेगा, पर मुझे होता नजर नहीं आता। मैं उसको बताता हूँ रीजन क्यों। जल्दी आप मुझे कहते हो कि लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी, मैं अभी आपका टाइम लेने लगा। देखिए, अमेरिका नो, ने इट यहाँ इज आवर बेनिफिट। आपका टाइम वैल्यूबल है सर, नहीं नहीं, बिकॉज़ थैंक यू, यू आर द वन हु हैज टू कवर ऑल दिस। थैंक यू। अमेरिका ने यहाँ जाल बिछाया था, जिसमें सऊदीज, कतर, जॉर्डन, टर्की, इन सबको इसने अपने इन्फ्लुएंस में रखा, यूएई। और बेसिकली उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में को बोला, हम तुम्हें लड़ाई में बचाएंगे, तुम हमारे जहाज भी खरीदो, हमें अड्डे भी दो, और हमारे पेट्रोल डॉलर का जो बिजनेस है, दुनिया में तेल बिकेगा तो पेट्रोल डॉलर पे ही बिकेगा। तो अमेरिका ने जो अपना गेन किया यहाँ से बहुत सारा किया, और लोग उस जो कहते हैं उस डिसेप्शन में या झांसे में आ गए।
क्यों? जैसे शुरू हुआ तो अमेरिका और इजराइल लड़ने लगे और आपस में एक दूसरे को बचाने लगे। ना किसी ने केयर की कि सऊदी में कहाँ ड्रोन आ रहा है और कहाँ। अभी सिर्फ नेटो ने जाके फाइनली कल 2 मिसाइल्स ईरान की टर्की के अंदर इंटरसेप्ट किए हैं, टर्की की एयर स्पेस के अंदर। कहाँ टर्की, कहाँ ईरान। तो जितने देशों से ऊपर से वो गया, किसी ने उसको पकड़ा। तो इसलिए भी टर्की ने नॉर्थ साइप्रस में अपने F-16 मुझे बोला यार अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, हालांकि टर्की कौन सा दूध का दूल्हा है। तो कहने का मतलब ये है, सऊदी जब ऑफिशियल्स ने कहा कि हमें अमेरिका से बड़ा धोखा लगा है, बिकॉज जब मरने की बचने का टाइम आया बचाने का, तो ये इजराइल को बचाने में लगा था। सऊदी अरबिया के अंदर जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, मिसाइल्स थी, उनको यूज किया गया इजराइल की तरफ जाती हुई मिसाइल को रोकने के लिए, लेकिन जो मिसाइल सऊदी अरबिया के अंदर आ रही थी उनको नहीं रोका गया। तो इसका लॉस ऑफ रेपुटेशन हो गया है। अब लॉस ऑफ रेपुटेशन के बाद 2 इशू हैं। या तो इनको दोबारा कन्विंस करे ये बोल के कि ठीक है यार ऐसी सिचुएशन थी, पर देखो मैंने ईरान को ठंडा कर दिया, ईरान का मैंने न्यूक्लियर खत्म कर दिया, और आपने देखा रशिया और चाइना भी तो नहीं आए किसी को बचाने के लिए, तो मेरे को क्यों बोल रहे हो। बट अब मैंने ईरान आपका निकाल दिया, तो अभी आपको हमने 20-25 साल की शांति दे दी, तो बी माई फ्रेंड्स अगेन। वो एक पॉसिबिलिटी है जो कि मुझे होती हुई नजर नहीं आती। व्हाट इज सेकंड पॉसिबिलिटी? सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि मैं देखो ये बड़ा क्रूशियल एरिया है, पर्शियन गल्फ से अगर का इन्फ्लुएंस आपका खत्म हो गया तो फिर आपका एनर्जी के ऊपर से ग्रिप खत्म होगी। दुनिया का 40% तेल यहाँ से निकलता है। दूसरा उसको कहते हैं फौजी लैंग्वेज में स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी, जिसमें आप कहते हो कि ना तेरी ना मेरी। तो उसमें ये हो सकता है कि क्योंकि इजराइल का बहुत नुकसान हो चुका है, ईरान का न्यूक इनके काबू में नहीं अभी तक नहीं आया, IRGC के काबू में है। ऐसा ना हो कि अमेरिका बोले इजराइल को कि तू ईरान को न्यूक कर दे, तू एक टैक्टिकल न्यूक्लियर चला दे। ये ऑलरेडी डिस्कस हो रहा है, क्योंकि वो 460 किलो यूरेनियम है, वो बड़ा डीप है, तो हम ऐसे कर देंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड मारते हैं जिससे ज्यादा नुकसान ना हो। अब ये कहने की बात है, अगर यहाँ से न्यूक चला और अगर ईरान के पास न्यूक है, अगर न्यूक नहीं है तो केमिकल है, तो ईरान बख्शेगा? फिर तो ऑल बेट्स आर ऑफ। शुरू हो गया ना। उसमें इजराइल बचे ना बचे, अमेरिका बचे ना बचे, ये सारे चेपे जाएंगे अड़ोस पड़ोस वाले। तो क्या होगा, एक जली हुई धरती, स्कॉर्च अर्थ का मतलब है आपने उसको इतना बर्बाद कर दिया कि वहां किसी को इंटरेस्ट ही नहीं। और उसको अगर आप देखो, अब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, वो एक्चुअली हमारे बड़े फेवर में है ऐसा होना। क्यों? एक हम ग्रेटर निकोबार में एक वर्ल्ड क्लास ट्रेड सिटी बना रहे हैं जो दुबई और सिंगापुर के मॉडल पे बेस्ड है। अगर यहाँ दुबई को डैमेज होता जितना हो रहा है, अबू धाबी, दुबई, इनका जो बिजनेस सेंटर्स को लॉस होता है, और कल को अगर लड़ाई सिंगापुर की तरफ शिफ्ट करती है, जिसका चांस मैं आपको फिर बताता हूँ क्यों, तो थोड़े पता चला जब लड़ाई खत्म हुई वो तो वर्ल्ड वार हो जाएगी। तो पूरे इंडियन ओशन में एक ही जगह बची जहाँ इंटरनेशनल लोग आके आराम से रह सकेंगे, जहाज खड़ा कर सकेंगे, वर्ल्ड क्लास होटल जहाँ वो निकोबार में होगा। तो जब आप मेरी उम्र में आएंगे तो शायद आप वहाँ पे हॉलिडेइंग करने जाएंगे। सिंगापुर क्यों जाएगा? बिकॉज हिस्ट्री हमें बताती है 62 में क्या था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा है, USSR और अमेरिका बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर के वर्ज पे खड़े थे। तो अमेरिका, चाइना ने पीछे से हमारे ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि रशिया ने, USSR ने चाइना को मना किया था कि भारत के ऊपर अटैक मत करना, विल रिजॉल्व इट। वो उधर फंसे, यहाँ कर दिया। आज अगर साउथ कोरिया के अंदर नॉर्थ कोरिया घुस गया, सपोज हम कह रहे हैं रशिया कुछ नहीं कर रहा, रशिया का बेस्ट फ्रेंड नॉर्थ कोरिया है, उसकी फौज रशिया के लिए लड़ रही है यूक्रेन में, और साउथ कोरिया में उन्होंने एक थर्ड की बैटरी लगाई हुई थी एयर डिफेंस की, जहां इनकी थर्ड इतनी टूटी है, 6-8 टोटल इनके पास है ही 8 बैटरीज। अभी सुनने में आया कि साउथ कोरिया की थर्ड बैटरी उठा के इजराइल में लाई जा रही है। तो अगर वो नंगा हो गया एयर डिफेंस के मामले में, और नॉर्थ कोरिया चला गया साउथ कोरिया को इन्वेड करने के लिए, किम जॉन के पास तो न्यूक्लियर है, सबको पता है, तो क्या होगा? या चाइना उठे और ताइवान को अटैक ना करे, ब्लॉकेड लगा दे, जो जैसे मैं कह रहा हूँ 62 में उसने हमारे साथ किया था, जब 2 मेजर पावर्स वहां लड़ रही थी, ये यहाँ घुस गया था। अगर ऐसे वाला काम ये कर गया चाइना, तो लड़ाई पहुंची सिंगापुर, बिकॉज मलक्का स्ट्रेट फिर उस टाइम बन जाएगी क्रूशियल, और मलक्का स्ट्रेट को रोकने की अगर कोशिश की जाएगी तो चाइना ने पहले कहा है कि वो हमारी रेड लाइन है, हम न्यूक कर देंगे जो हमें रोकेगा। तो पता चला यहाँ अमेरिका और चाइना यहाँ पे हो गया। तो इस बर्बादी के बाद, क्योंकि बर्बादी ऑलरेडी हुई भी है और अभी होने, अगर ये वॉर नहीं रुकी, जैसे आपने कहा ऑयल एंड LPG के जो इशू बन रहा है वो बढ़ता जाएगा, लोग तंग होंगे। तो उस बर्बादी जब स्टेबल हो जाएगा तो फिर आई थिंक हम एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके होंगे कि आगे पीछे सारे बर्बाद गुलिस्तान में हमारा एक सामने आपको दिखेगा टापू, जिसमें आप एक अच्छी बिजनेस कर सकेंगे, एक वर्ल्ड का एक नया पिवट बनेगा। डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर यही है ना सर, एक तरह से मैं थोड़ा डिफरेंटली बोलूं बात को। डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर क्या है
कि एक तो जंग वाले ऑब्वियस वाले हो गए, दूसरा ये है कि जो लोग जंग से ना लेना ना देना, उनके घर, उनकी रसोई, उनके रहन-सहन, उनके जीवन पे भी इम्पैक्ट पड़ गया। कभी कोविड को हमने एक महामारी ग्लोबल क्यों माना? क्यों सब पे इम्पैक्ट पड़ा। अब ये तेल का जो पूरा वर्ल्ड का पिछले 100 साल से ढांचा जिस तरह बना है, एलपीजी तेल अगर वो वेस्ट एशिया में ही जो आप कह रहे हैं 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं यूएस के ऑफ रैंप की, या 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से अगर दूसरी वाली होती है, तो इफेक्टिवली तो वो हर घर में सफरिंग होगी, स्पेशली जो कम इकोनॉमिकली वेल ऑफ है। उस बर्बाद में सबसे कम बर्बादी टेक्निकली भारत की हो रही है, बट ये केस तो बहुत डार्क हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये इस दिशा तक जाने की रीज़न एक थ्योरेटिकल नहीं बट एक रीजनेबल पॉसिबिलिटी भी है? बिल्कुल है। मैं तो 2020 में जब कोविड हुआ और साथ में यूक्रेन इन्वेज हुआ, मैंने उस टाइम कितनी बार कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगी। कोविड ने भी सबको इम्पैक्ट किया। यूक्रेन के टाइम पे जब हुआ तो अफ्रीका में लोग भूखे सोए रात को, बिकॉज उनका अनाज यूक्रेन से नहीं आ पाया। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अंबानी की बात रहेगी। अंबानी के टाइम पे बाइडेन के साथ एग्रीमेंट हुआ था एलपीजी के लिए, और हम क्यों कॉन्फिडेंट है कि हम एलपीजी भी हम ठीक संभाल लेंगे, बिकॉज 40% एलपीजी हम खुद प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर से, 60% इम्पोर्ट करते हैं। कंजप्शन में 80% डोमेस्टिक कंजप्शन है, 20% कमर्शियल कंजप्शन है, और उस 80% में 10% कंजप्शन ऐसा है जो डोमेस्टिक के नाम पे कमर्शियल में यूज़ होता है, कि हलवाई की दुकान पे लाल सिलेंडर जो है वो कमर्शियल यूज़ होता है, लेकिन वो है क्या, निकला कहाँ से, डोमेस्टिक के नाम पे। तो हम ये मान के चलें 70 से 75% हमारा कंजप्शन डोमेस्टिक है। उस 70-75 में से 40% तो हम खुद कैटर कर लेते हैं, बचा 35% का शॉर्टफॉल। तो अभी जो रशिया ने ऑलरेडी जो यूरोप को गैस देनी बंद कर दी, यूरोप से 1/4 अगर हम सारी 40% को भी बाहर निकाल दें, हम बोलें कि हमारे पास कोई गैस नहीं है और हम पूरी अपनी 100% कंजप्शन के लिए रशिया से गैस खरीदना शुरू करें, तो वो यूरोप का 1/4 होता है। इसका मतलब जो रशिया है वो हमें भी सप्लाई करेगा, वो चाइना को भी सप्लाई करेगा, और जो उसके फ्रेंडली नेशंस हैं ईस्ट की तरफ जहाँ पर लड़ाई नहीं लगी, यहाँ पे एलपीजी विल बी ऑल राइट। बट उससे पहले ही हमने अमेरिका और अल्जीरिया से एलपीजी खरीदनी शुरू कर दी थी, पहले ही, बिफोर द वॉर। तो हमारी जो सप्लाई लाइंस जो डिस्टर्ब हुई हैं, अभी रेड सी खुला हुआ है तो अल्जीरिया वाला अंदर से आ जाएगा, और अमेरिका वाला जो पैसिफिक ओशन से आ रहा है घूम के, अदरवाइज वो अफ्रीका से भी आ सकता है। तो इसलिए मैं एलपीजी की डिस्ट्रप्शन, बिकॉज तेल और पेट्रोल डीजल का हमें कोई कमी नहीं है, एलपीजी की जो कमी है ये डिस्ट्रप्शन मुझे 8 से 10 दिन की लगती है मैक्सिमम। मगर उसमें एक चीज़ और देखने की कि जो लोग पैनिक कर रहे हैं, मेरा भी एक फ्रेंड यहाँ पे एलपीजी का गैस ओनर है, वो कह रहा था कि लोग 3-3 4-4 सिलेंडर मंगवा रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर दे देते हैं, एक घर में 2 कनेक्शन है। तो लोग यहाँ पैनिक कर रहे हैं बिकॉज हमारा विपक्ष इतना इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है कि आर्टिफिशियली एक यहाँ शॉर्टेज क्रिएट कर देंगे। मेरे अपने घर में 2 सिलेंडर हैं, एक चल रहा है, एक 1.25 महीना चलता है, फिर दूसरा आता है, लेकिन अब पैनिक में 4 रख लूँ तो आपके घर का दूसरा सिलेंडर मेरे पास आ गया ना। हम ये क्यों नहीं समझते कि भाई ये ज़माना बदल गया, आज हमारे पास इंडक्शन सिस्टम है घर के अंदर, हमारे पास राइस कुकर्स हैं, और भारत में बिजली बहुत अच्छी सप्लाई है इस टाइम, 18 से 19 घंटे हर जगह सप्लाई आ रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर 2 एयर दिन फ्रायर्स हैं सर, एयर फ्रायर्स सब कुछ हैं, है, सब 100 ऑप्शंस हैं। पकौड़े खाओ पकौड़े बना के खाओ यार। और आजकल की हमारे इंडक्शन के ऑफिस ऊपर में तो जैसे पूरा ऑफिस चलता है और अच्छी तरह खाना वाना बनता है, इंडक्शन से ही होता है। यहाँ पे थोड़ा ना वो गैसेस और वो सब लगाते हैं ऑफिस के अंदर हम। तो फिर देखो ना, अगर हम पैनिक कर रहे हैं तो हम बेवकूफ़ है ना, हम किसी अपोजिशन या किसी की प्रोपेगेंडा, बिकॉज उनका एम यही है, गदर मचाओ, एनार्की फैलाओ। आपके पास, बिल्कुल आपने सही कहा, आपको खाना बनाने के लिए आपको आज गैस की अच्छी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बिजली की प्रॉब्लम ये होती है कि भाई 4 घंटे आती दिन में, तो आपको वरी होती। और देश के किसी कोने अगर 4 घंटे आ रही है ना, वो जगह है जहाँ पे गाँव के चूल्हे भी जलते हैं, तो फिक्र मत करो। शहरों में 18-19 घंटे एवरेज लाइट आ रही है, तो ठंड रखो। मैंने तो अभी दूसरा सिलेंडर चेक ही नहीं किया, मेरी वाइफ ने आज ही कहा था चेक करो, खाली तो नहीं पड़ा मैं कहा यार है ना, इंडक्शन है, राइस कुकर है। ये देखो, ये फेयर नहीं है। मैं आपको बोलूंगा, मैं आपके अगेंस्ट बोलूंगा आपकी आज्ञा के साथ कि ये आपका आर्मी माइंडसेट है। तो ठीक है, देख लेंगे, ये क्या क्या देख लिया है, सिलेंडर तो क्या ही है। नॉर्मल आदमी में अगर वो हो, नहीं, आप जो लॉजिक, मतलब नॉर्मल आदमी का माइंडसेट ना थोड़ा वो होर्डिंग वाला हो जाता है। आप तो फौजी माइंडसेट वाले हो, तो फिर वो थोड़ा एक है। बट हाँ, जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल, आजकल इंडक्शन है, माइक्रोवेव है, लटरम है, पटरम है, 100 चीजें हैं जिससे आपका खाना तो बन ही जाना है। वो तो है। बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने पूरा विस्तार से पाकिस्तान ईरान जो सिचुएशन है, एंड आई होप जो सेकंड केस आप बोल रहे हैं वो उस तरफ ना जाएं हम, ना बट जाए। संभावनाएं तो जा ही रही हैं, संभावना तो उस जी तरफ जा ही रही है सर। थैंक यू जी, सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।